जरा तसव्वुर कीजिए, अगर वक्त एक धागे की तरह हो जिसका कोई सरा ना हो, अगर कायनात की शुरुआत का कोई आगाज ना हो और इख्तिताम का मतलब महज एक वहम हो, अगर सच ये हो कि वक्त आगे नहीं बल्कि कहीं और जा रहा हो, तो फिर हम कहाँ हैं और हम कौन हैं? ये सवालात वो हैं जिनका पीछा इंसान हजारों सालों से करता आया है, और इन सवालों का सबसे जानदार, सादा और हैरत अंगेज जवाब हमें दिया स्टीफन हॉकिंग ने अपनी दुनिया बदल देने वाली किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में। स्टीफन हॉकिंग का शुमार दुनिया के सबसे बड़े साइंसदानों में होता है जिन्होंने कायनात की साख्त, वक्त की माहियत और ब्लैक होल्स जैसे पेचीदा मौज़ूआत को आम इंसान के लिए काबिल फहम बनाया। 21 साल की उम्र में जब उन्हें ALS नामी लाइलाज बीमारी ने आ पकड़ा तो डॉक्टरों ने कहा वो चंद साल के मेहमान हैं, लेकिन उनकी जहानत, हौसले और तहकीक ने फिजिक्स की दुनिया को हिला कर रख दिया। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उनकी मशहूर तरीन तसनीफ है जो 1988 में शाया हुई और फौरन ही दुनिया भर में बेस्ट सेलर बन गई। ये किताब कायनात की इब्तिदा, साख्त, वक्त, स्पेस, ब्लैक होल्स और फिजिक्स के बुनियादी उसूलों को आम जुबान में बयान करती है। हॉकिंग का मकसद ये था कि वो पेचीदा साइंसी तसव्वुरात को आम आदमी तक पहुंचाएं ताकि हर कोई ये समझ सके कि हम कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं और हमें ये सब कैसे मालूम हुआ। ये किताब सिर्फ साइंसी नजरियात नहीं देती बल्कि कारी के जहन में नए सवालात जगाती है और वक्त व कायनात को एक नई आंख से देखने पर मजबूर करती है। बाब 1, आवर पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स, हमारी कायनात की तस्वीर। स्टीफन हॉकिंग इस पहले बाब में हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं जब इंसान ने पहली बार आसमान की तरफ देखा और सोचा, ये चांद और सूरज आखिर क्या है, ये सितारे क्यों हरकत करते हैं। ये बाब एक हैरत अंगेज सफर है औस इंसानी जुस्तजू का जिसने वक्त के साथ साथ फलकियात और साइंस को जन्म दिया। पहले लोग जमीन को कायनात का मरकज समझते थे, जैसे यूनानी फलसफी अरिस्टोटल और पर बुलडोजर चढ़ाकर। इनके मुताबिक सूरज और सियारे जमीन के गिर्द घूमते थे। हॉकिंग ये बताते हैं कि सदियों तक ये नजरिया काबिल कबूल रहा। हतीज के कोपरनिकस ने यह दावीज किया कि सूरज मरकज में है और जमीन उसके गिर्द घूमती है। ये एक इनकलाबी तसव्वुर था जिसने साइंसी इनकलाब की बुनियाद रखी। फिर आए गलीलियो और न्यूटन जिन्होंने मुशाहिदा, तजर्बा और रियाजी के जरिए हमारे कायनात के नक्शे को वाज़ेह किया। न्यूटन ने कश्शे सकल का कानून पेश किया और बताया कि एक ही कुव्वत से सेब जमीन पर गिरता है और सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। ये बाब सिर्फ तारीख नहीं बताता, ये दिखाता है कि कैसे हमारी सोच बदलती रही और हर नई दरियाफ्त ने पुरानी हकीकतों को चैलेंज किया। हॉकिंग इस बाब में एक दिलचस्प मिसाल देते हैं। फर्ज करें कि आप समंदर के किनारे खड़े हैं और दूर एक कश्ती आहिस्ता आहिस्ता नजरों से ओझल हो रही है। पहले दौर के इंसानों ने समझा कि कश्ती किसी किनारे से नीचे गिर गई, लेकिन बाद में समझ आया कि जमीन गोल है। ये मिसाल हमें बताती है कि हम जो देखते हैं वही हकीकत नहीं होती, हकीकत उससे कहीं गहरी और पेचीदा हो सकती है। इस बाब में एक और गहरा नुक्ता यह भी है कि कायनात की इब्तिदा का सवाल सिर्फ साइंसी नहीं, फलसफियाना भी है। अगर वक्त का आगाज कोई खास लम्हा था तो उस लम्हे से पहले क्या था, या क्या वक्त ने खुद इसी लम्हे में जन्म लिया? ये सवालात हमें मजबूर करते हैं कि हम अपने इल्म की सरहदों को मजीद आगे ले जाएं। स्टीफन हॉकिंग बताते हैं कि मौजूदा साइंस इस काबिल हो चुकी है कि वो कायनात के आगाज को एक्सप्लेन कर सके, जैसे बिग बैंग थ्योरी, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते और शायद कभी जान भी न सकें। ये बाब कारी को उस इंटेलेक्चुअल जर्नी पर ले जाता है जहां हर सवाल एक दरवाजा खोलता है और हर दरवाजे के पीछे नया इसरार मुंतजिर होता है। चैप्टर 2, स्पेस एंड टाइम, वक्त और मकान। स्टीफन हॉकिंग इस बाब में हमें वक्त और मकान के ऐसे तसव्वुर से रोशनास कराते हैं जो सदियों तक इंसानी अकल से मावरा रहा। ये बाब आम फहम मिसालों के साथ ये बताता है कि हम जिस स्पेस और वक्त, टाइम को रोजमर्रा जिंदगी में सादा और सीधा समझते हैं वो दर हकीकत बहुत पेचीदा और गैर मामूली है। शुरू में वो आइजैक न्यूटन के नजरिए का जिक्र करते हैं जिसके मुताबिक वक्त एक मुस्तकिल बहाव है जो हर जगह एक ही रफ्तार से गुजरता है। यानी अगर 1 घंटा आप जमीन पर गुजारें या खला में, दोनों बराबर होंगे। लेकिन फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आकर सारी गेम बदल दी। उन्होंने ये हैरत अंगेज दावीज किया कि वक्त और स्पेस दरअसल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन दोनों का एक मुश्तरका ताना बाना है जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। हॉकिंग एक इंतहाई दिलचस्प मिसाल देते हैं। फर्ज करें कि एक जुड़वां भाई जमीन पर रहता है और दूसरा रोशनी की रफ्तार के करीब एक रॉकेट में खला का सफर करता है। जब वो वापस आता है तो जमीन पर कई साल गुजर चुके होते हैं, लेकिन खला में मौजूद भाई के लिए शायद सिर्फ कुछ दिन। ये टाइम डायलेशन कहलाती है
और ये महज थ्योरी नहीं बल्कि ऐसे तजर्बात भी किए जा चुके हैं जिनमें इंतहाई तेज रफ्तार पर सफर करने वाले जर्रात का वक्त वाकई सुस्त हुआ। हॉकिंग बताते हैं कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने यह साबित कर दिया कि वक्त सिर्फ घड़ी की सुइयों की हरकत नहीं, ये एक डिमेंशन है। जिस तरह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, जब कोई शय बहुत ज्यादा मास रखती है जैसे जमीन या सूरज, तो वो स्पेस टाइम को मोड़ देती है। जैसे पानी में एक भारी गेंद रख दें तो वो नीचे धंसेगी और उर्द-गिर्द पानी को खींच लेगी। यही वजह है कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। दरअसल वो सीधा जा रही है लेकिन सूरज के बनाए गए स्पेस टाइम के खम में मुड़ती जाती है। ये बाब हमें बताता है कि वक्त और स्पेस जामद या साकत चीजें नहीं बल्कि जिंदा, लचकदार और बिगड़ने वाली चीजें हैं। जैसे जैसे मास या रफ्तार बढ़ती है, वक्त सुस्त होता है, स्पेस खंचती है और हम एक ऐसी कायनात में जिंदा हैं जहां हर चीज हरकत कर रही है, झुक रही है और बदल रही है। हॉकिंग एक और दिलचस्प नुक्ता ये पेश करते हैं कि अगर वक्त और स्पेस एक जैसे हैं तो क्या वक्त भी मोड़ सकता है? क्या वक्त के अंदर सफर मुमकिन है? ये वो सवालात हैं जो साइंस फिक्शन में तो मशहूर हैं, मगर साइंस अब इन पर संजीदगी से गौर कर रही है। ये बाब कारी को हैरत, तजस्सुस और थोड़ी सी उलझन में डाल देता है, क्योंकि हम जिस हकीकत को जामिद समझते थे वो इतनी लचकदार और पेचीदा है कि हमारा दिमाग कभी कभार कबूल करने से इनकार कर देता है। हॉकिंग का अंदाज बयान ये है कि वो कारी को ऐसे सवालात की दुनिया में ले जाते हैं जहां हर उसूल, हर कानून और हर हकीकत सिर्फ एक नुक्ता नजर है जिसे किसी नई तहकीक या मुशाहिदे से पुल में बदला जा सकता है। चैप्टर 3, द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, फैलती हुई कायनात। स्टीफन हॉकिंग हमें यहाँ एक निहायत हैरत अंगेज हकीकत से मुतारिफ करवाते हैं। हमारी पूरी कायनात मुसलसल फैल रही है। ये वो तसव्वुर है जिसने इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा साइंसी इनकलाब बर्पा किया। शुरू में साइंसदानों का ख्याल था कि कायनात साकित है, यानी ना वो फैल रही है ना सुकड़ रही है। लेकिन 1929 में एक अमरीकी माहिर फल्कियात एडविन हबल ने जब मुख्तलिफ कहकशाओं, गैलेक्सीज का मुशाहिदा किया तो एक अजीब दरियाफ्त हुई। हबल ने पाया कि तमाम कहकशाएं हमसे दूर जा रही हैं और जितना दूर वो होती हैं उतनी ही तेजी से हट रही है। ये दरियाफ्त इस बात का सबूत थी कि कायनात जामिद नहीं बल्कि फैल रही है और ये फैलाव हर सिमत में हो रहा है। हॉकिंग यहाँ एक शानदार मिसाल देते हैं। फर्ज करें कि एक गुब्बारे पर छोटे छोटे नुक्ते बनाए जाएं और फिर गुब्बारा फुलाया जाए। जैसे जैसे गुब्बारा फैलता है, नुक्ते एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, लेकिन दरअसल वो हरकत नहीं कर रहे बल्कि गुब्बारे का सतही हिस्सा जो कायनात की नुमाइंदगी करता है फैल रहा है। ठीक यही मामला हमारी कायनात का है। हम ये नहीं कह सकते कि जमीन या कहकशाएं किसी एक मरकज से दूर जा रही हैं, बल्कि पूरा स्पेस टाइम खुद फैल रहा है। हॉकिंग ये भी बताते हैं कि अगर कायनात फैल रही है तो लाजमी बात है कि माजी में ये छोटी रही होगी। अगर हम वक्त को उल्टा चलाएं तो कायनात सकड़ती चली जाएगी, यहां तक कि एक लम्हा ऐसा आएगा जहां तमाम मादी जर्रात एक नुक्ते में कैद होंगे। इसी मकाम को कहते हैं सिंगुलैरिटी, वहदानियत। ये वो लम्हा है जिसे हम जानते हैं बतौर बिग बैंग, अजीम धमाका, यानी पूरी कायनात, वक्त, स्पेस, तवानाई और मादा सब कुछ एक निहायत गर्म, कसीफ और छोटे से नुक्ते से फटा और वजूद में आया। ये धमाका कोई आम धमाका नहीं था बल्कि इसमें खुद वक्त ने जन्म लिया। हॉकिंग हमें बताते हैं कि बिग बैंग सिर्फ एक आगाज था, ना कि कोई धमाका खला में, क्योंकि इस वक्त खला मौजूद ही नहीं था। ये एक ऐसा नुक्ता है जहां से हर चीज की इब्तिदा हुई और इसी की तहकीक इंसान को कायनाती सच्चाइयों की तलाश पर ले गई। इस बाब में हॉकिंग हमें यह भी बताते हैं कि कायनात की ये फैलाव एक सवाल खड़ा करता है, क्या ये फैलाव हमेशा जारी रहेगा? क्या कायनात कभी वापस सुकड़ जाएगी या फिर ये लामहदूद वसअतों तक फैलती चली जाएगी यहां तक कि सब कुछ मुंजमिद और तन्हा हो जाए? ये सवालात सिर्फ फलकियात के नहीं बल्कि फलसफे, मजहब और इंसान के वजूद से भी जुड़े हुए हैं। अगर कायनात का आगाज हुआ है तो उससे पहले क्या था? क्या पहले का कोई मतलब बनता है जब वक्त खुद वजूद में ना आया हो? हॉकिंग इन सवालात को छेड़ते हैं मगर खुद पर कोई हतमी राय मुसल्लत नहीं करते। वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और यही उनकी किताब की खूबसूरती है। स्टीफन हॉकिंग हमें ब्लैक होल्स की दुनिया में ले जाते हैं जहां वक्त, कशी शकल और रोशनी सबकी हकीकत बदल जाती है। मगर सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ब्लैक होल असल में होता क्या है। फर्ज करें आपके हाथ में एक बहुत बड़ा गुब्बारा है, आप इस पर दबाव डालना शुरू करते हैं, वो सिकुड़ता जाता है। अब जरा तसव्वुर करें कि आप एक बहुत ही बड़े सितारे पर दबाव डाल रहे हैं, यहां तक कि वो अपनी कश्श शकल के बोझ तले खुद ही को कुचल देता है। जब कोई सितारा अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर बहुत ज्यादा सिकुड़ जाता है तो वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचता है जहां से रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। यही है ब्लैक होल।
ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जमीन पर एक बहुत गहरा कुआं हो, इतना गहरा कि अगर आप इसमें रोशनी की शुआ भी फेंकें तो वो वापस ना आ सके। रोशनी जो कि कायनात की सबसे तेज चीज है, अगर वो भी किसी चीज से न बच सके तो अंदाजा लगाएं कि वहां कश्श शकल कितनी शदीद होगी। हॉकिंग ये भी बताते हैं कि ब्लैक होल का एक खास किनारा होता है जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन, वाकया उफुक। ये वो लाइन है जिसके अंदर जो चीज भी चली जाए वो कभी वापस नहीं आ सकती, ना कोई सैयारा, ना कोई रॉकेट, ना ही रोशनी। इवेंट होराइजन को यूं समझें जैसे पानी का एक तेज बहता हुआ दरिया हो और आप एक कश्ती में हो। एक खास हद पार करने के बाद पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा हो जाती है कि कश्ती का वापस आना नामुमकिन हो जाता है। वो हद ही इवेंट होराइजन है। लेकिन हॉकिंग का असल कमाल यहां आता है। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल सिर्फ निगलने वाले अफरियत नहीं होते, बल्कि वो जलने भी लगते हैं। ये तस्वुर आया हॉकिंग रेडिएशन से। ये एक जबरदस्त इनकलाब था। हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल्स आहिस्ता आहिस्ता तवानाई खारिज करते हैं और वक्त के साथ खुद ही खत्म हो सकते हैं। यानी वो लामहदूद और हमेशा के लिए कैद का तस्वुर खत्म हो गया। सोचें, एक चाय का कप है जो बहुत गर्म है, वो आहिस्ता आहिस्ता भाप की शक्ल में तवानाई खारिज करके ठंडा हो जाता है। इसी तरह ब्लैक होल्स भी अपनी तवानाई फजा में बखेरते हैं और एक दिन खत्म हो सकते हैं। हॉकिंग यहाँ एक और गहरा सवाल उठाते हैं, अगर कोई चीज ब्लैक होल में चली जाए तो इसका क्या होगा? क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी या उसकी मालूमात इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं बाकी रहेगी? ये सवाल आज भी साइंस की सबसे बड़ी बहसों में से एक है, जिसे कहते हैं द इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। अगर ब्लैक होल चीजों को निगलता है तो क्या वो सब कुछ मिटा देता है या फिर कायनात के किसी कोने में अर्थ का कोई निशान रह जाता है? हॉकिंग खुद इन सवालों के जवाब देने के बजाय कारी को सोचने पर मजबूर करते हैं। वो ब्लैक होल को न सिर्फ एक साइंसी हकीकत बल्कि एक फलसफियाना दरवाजा बनाते हैं, ऐसा दरवाजा जो कायनात के राजों की तरफ खुलता है। ये बाब हमें सिर्फ कश्श शकल नहीं सिखाता, बल्कि हमें ये भी दिखाता है कि कायनात के इंतहाई अंधेरे हिस्से भी रोशनी बन सकते हैं अगर हम उन्हें समझने की हिम्मत करें। स्टीफन हॉकिंग यहां हमें बिग बैंग यानी अजीम धमाके के नजरिए के बारे में बताते हैं। ये नजरिया कहता है कि पूरी कायनात, सितारे, सैयारे, गैस, वक्त और खुद खला एक निहायत छोटे, बेहद गर्म और कसीफ नुक्ते से वजूद में आई। फिर अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ और ये नुक्ता फैलने लगा। सोचें, जैसे आप एक गुब्बारा लेकर उस पर मार्कर से नुक्ते लगाते हैं। जब आप इस गुब्बारे को फैलाना शुरू करते हैं तो वो तमाम नुक्ते एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह बिग बैंग के बाद खला फैलने लगा और वही नुक्ते आज के सितारे और कहकशाएं बने। हॉकिंग हमें यहाँ एक बहुत गहरी बात समझाते हैं कि बिग बैंग सिर्फ खला स्पेस की तख्लीक नहीं थी, बल्कि वक्त टाइम की शुरुआत भी वही थी। ये तस्वुर बहुत अजीब लगता है क्योंकि हम आम तौर पर सोचते हैं कि वक्त हमेशा से रहा है, मगर हॉकिंग का कहना है कि वक्त खुद बिग बैंग के साथ पैदा हुआ, इससे पहले का कोई वक्त था ही नहीं। ये बात ऐसे है जैसे आप जमीन के शुमाली कुतुब पर खड़े हों। अगर आपसे कोई पूछे कि शुमाली कुतुब से भी ऊपर कौन सा मकाम है, तो आप जवाब देंगे कि वहां से ऊपर कुछ नहीं, वही आखिरी पॉइंट है। बिल्कुल इसी तरह बिग बैंग से पहले का वक्त नहीं है, वही वक्त का नुक्ता आगाज था। अब हॉकिंग अगला सवाल उठाते हैं, अगर कायनात एक दिन शुरू हुई है तो क्या ये एक दिन खत्म भी हो जाएगी? यहाँ वो मुख्तलिफ सिनारियोज बताते हैं। मसलन 1. क्लोज्ड यूनिवर्स, बंदे कायनात। अगर कायनात में मादा मैटर और कश्श शकल इतनी ज्यादा हो कि वो आखिरकार फैलाव को रोक दे, तो फिर एक दिन ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगी, यहां तक कि दोबारा एक नुक्ते में तब्दील हो जाए। इसे कहते हैं बिग क्रंच। ये वैसा ही है जैसे अगर आप किसी गेंद को हवा से फैलाएं और फिर सारी हवा निकाल लें, वो वापस सिकुड़ जाएगी। 2. ओपन यूनिवर्स, खुली कायनात। अगर कायनात में कश्श शकल कमजोर हो तो ये हमेशा के लिए फैलती रहेगी, सितारे खत्म हो जाएंगे, रोशनी मध्यम हो जाएगी और हर चीज ठंडी और सुनसान हो जाएगी, एक कोल्ड डेथ। ये वैसा है जैसे एक बारिश के बाद पानी हर तरफ बिखर जाए और फिर सूरज उसे सूखा दे, हर चीज बाकी रहे मगर जिंदगी ना हो। 3. फ्लैट यूनिवर्स, हमवारे कायनात, एक ऐसा दरमियानी रास्ता जहां कायनात का फैलाव आहिस्ता होता रहे लेकिन कभी मुकम्मल तौर पर रुके ना। ये तमाम मुमकिनात हमें न सिर्फ कायनात की साइंसी शक्ल दिखाते हैं, बल्कि इंसानी शऊर को एक बड़े कायनाती फ्रेम में रखकर हैरानकुन सवालात से दोचार करते हैं। अगर सब कुछ एक दिन खत्म हो जाना है तो फिर हम यहाँ क्यों हैं? अगर वक्त की शुरुआत है तो क्या वक्त की कोई मंजिल भी है? हॉकिंग यहाँ हमें सिर्फ फिजिक्स नहीं सिखा रहे, वो हमें ये भी दिखा रहे हैं कि साइंसी इल्म और फलसफा कितने गहरे तरीके से जोड़े हुए हैं। इस बाब के आखिर में हॉकिंग कायनात की किस्मत का सवाल खुला छोड़ देते हैं।
वो हमें सिखाते हैं कि कायनात के सफर का राज जानने के लिए सिर्फ दूरबीन नहीं बल्कि तसव्वुर, तजस्सुस और मुसलसल सवाल उठाने की जुर्रत चाहिए। का तीर। स्टीफन हॉकिंग इस बाब में एक निहायत दिलचस्प और गहरे सवाल का जायजा लेते हैं, वक्त हमेशा एक ही सिमत में क्यों बहता है? हमेशा माजी से हाल और हाल से मुस्तकबिल की तरफ ही क्यों? क्या वक्त उल्टा नहीं जा सकता? ये सवाल बज़ाहिर सादा है, लेकिन हॉकिंग के मुताबिक इसके पीछे पूरी कायनात के उसूल कार फरमा हैं। पहली चीज जो वो वाजे करते हैं वो है टाइम्स एरो, वक्त का तीर। जैसे तीर हमेशा एक सिमत में जाता है, वक्त भी हमेशा आगे बढ़ता है। मगर क्यों? हॉकिंग इस सवाल का जवाब 3 मुख्तलिफ सतहों पर देते हैं। 1. थर्मोडायनामिक एरो, हरारती वक्त का तीर। ये सिमत हमें बताती है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। एंट्रोपी का मतलब है बेतरतीबी या अदम तवाजुन। एक आसान मिसाल सोचें, अगर आप एक गर्म चाय का कप ठंडे कमरे में रख दें तो कुछ देर बाद चाय ठंडी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि वो खुद ब खुद दोबारा गर्म हो जाए। यही एंट्रोपी है। कुदरती निज़ाम हमेशा ज्यादा बेतरतीबी की तरफ जाते हैं। जैसे टूटी हुई प्लेट खुद से कभी नहीं जोड़ती, इसी तरह वक्त भी सिर्फ एक तरफ बढ़ता है जहां एंट्रोपी ज्यादा हो। 2. साइकोलॉजिकल एरर, नफ्सियाती वक्त का तीर। हम वक्त को इसी तरफ महसूस करते हैं जिस तरफ हमारी यादें बनती हैं। हम माजी को याद कर सकते हैं मगर मुस्तकबिल को नहीं। ये भी एंट्रोपी से जुड़ा हुआ है। यादों का बनना, दिमाग में मालूमात की तरतीब सिर्फ एंट्रोपी बढ़ने पर मुमकिन होता है। जैसे आप अपनी सालगिरह को याद रखते हैं मगर आने वाली सालगिरह के केक का जायका आपको मालूम नहीं हो सकता। यही साइकोलॉजिकल एरो है। 3. कॉस्मोलॉजिकल एरो, कायनाती वक्त का तीर। ये तीर कायनात के फैलाव से जुड़ा है। जब तक कायनात फैल रही है वक्त का बहाव आगे है। अगर एक दिन कायनात सुकड़ने लगे, बिग क्रंच, तो हॉकिंग के मुताबिक शायद वक्त की सिमत भी बदल जाए। लेकिन ये सिर्फ एक नजरिया है, मुशाहिदा नहीं। फर्ज करें आपके सामने एक फिल्म चल रही है जिसमें एक गिलास गिरकर टूट रहा है। आप फौरन पहचान लेंगे कि ये फिल्म फॉरवर्ड जा रही है। लेकिन अगर फिल्म रिवाइंड हो, गिलास के टुकड़े खुद ब खुद जुड़ जाएं, तो फौरन महसूस होगा कि ये गलत सिमत है। मगर फिजिक्स के ज्यादातर कवानीन, जैसा कि न्यूटन्स लॉज, माजी व मुस्तकबिल दोनों सिमतों में यकसा काम करते हैं। तो फिर वक्त आगे ही क्यों चलता है? यही वो राज है जिसे हॉकिंग एंट्रोपी के जरिए समझाते हैं। हॉकिंग के मुताबिक वक्त का तीर हमारे मुशाहिदे का हिस्सा है, ना कि सिर्फ कानून फितरत का नतीजा। यानी कायनात ऐसे डिजाइन हुई है कि वक्त का बहाव एक ही सिमत में लगता है, लेकिन ये हमारी सोचने और महसूस करने की सलाहियत से जुड़ा है, सिर्फ तबियाती कानून से नहीं। ये बाब हमें वक्त को सिर्फ घड़ी या कैलेंडर में कैद तसव्वुर नहीं करने देता, बल्कि इसकी गहराई, इसका नफ्सियाती असर और कायनाती ताल्लुकात सब कुछ सामने लाता है। चैप्टर 7, ब्लैक होल्स एंट सो ब्लैक। ब्लैक होल्स मुकम्मल स्याह नहीं होते। स्टीफन हॉकिंग इस बाब का आगाज एक जबरदस्त दावे से करते हैं। ब्लैक होल्स सिर्फ रोशनी को निगलते नहीं बल्कि वो खुद भी रोशनी खारिज कर सकते हैं। ये दावीज इस वक्त साइंस की दुनिया में जल्जला बनकर आया था, क्योंकि इससे पहले तक तमाम साइंसदानों का मानना था कि ब्लैक होल्स एक ऐसा इलाका है जहां से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, न रोशनी न मालूमात। मगर हॉकिंग ने क्वांटम फिजिक्स और जनरल रिलेटिविटी के उसूलों को मिलाकर एक नई हकीकत पेश की, हॉकिंग रेडिएशन का तस्वुर। हॉकिंग रेडिएशन एक हैरानकुन तस्वुर। फर्ज करें कायनात का खाली खला भी मुकम्मल खाली नहीं होता। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक खला में हर वक्त छोटे छोटे वर्चुअल पार्टिकल्स पैदा होते हैं और फौरन फना हो जाते हैं। अब अगर ये जोड़ा, एक मुस्बत और एक मनफी जर्रा, ब्लैक होल के किनारे यानी इवेंट होराइजन पर बने, तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक जर्रा अंदर गिर जाता है और दूसरा बाहर निकल जाता है। यही बाहर निकलने वाला जर्रा हॉकिंग रेडिएशन कहलाता है। अब दिलचस्प बात यह है कि ब्लैक होल का मास इस अमल से आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। यानी ब्लैक होल, जो कभी मुकम्मल स्याह और हमेशा बाकी रहने वाला समझा जाता था, वो वक्त के साथ साथ इवेपोरेट हो सकता है, यानी खत्म हो सकता है। मिसाल से समझें, तसव्वुर करें एक देव हैकल खला का मोनिस्टर है, ब्लैक होल, जो सब कुछ निगलता है। लेकिन हॉकिंग कहते हैं ये मोनिस्टर खुद अपनी तवानाई आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालता है, जैसे कोई बहुत बड़ा बर्फ का गोला सूरज के नीचे धीरे धीरे पिघलता हो। ये ऐसी चीज थी जिसने न सिर्फ ब्लैक होल्स की फिजिक्स को बदल कर रख दिया, बल्कि ये भी बताया कि शायद मालूमात, इंफॉर्मेशन जो ब्लैक होल निगल लेता है, वो मुकम्मल तौर पर जाया नहीं होती, बल्कि रेडिएशन के जरिए किसी न किसी शक्ल में बाहर आती है। फिलोसॉफिकल सवाल, क्या मालूमात वाकई फना हो सकती है? इस नजरिए ने साइंस में एक और बड़ी बहस छेड़ दी। क्या इंफॉर्मेशन लॉस्ट पैराडॉक्स हकीकत है?
क्योंकि फिजिक्स के तमाम कवानीन ये कहते हैं कि कायनात में मालूमात कभी मुकम्मल ज़ाया नहीं होती, मगर अगर ब्लैक होल्स सब कुछ निगलकर इवेपोरेट हो जाएं तो मालूमात कहाँ गई। हॉकिंग की थ्योरी के बाद साइंसदानों ने माना कि शायद मालूमात रेडिएशन में ही इनकोडेड होती है, मगर ये इनकोडिंग इतनी पेचीदा है कि हम आज भी मुकम्मल समझ नहीं सके। आखिर में स्टीफन हॉकिंग ने यह बाब ना सिर्फ एक साइंसदान की हैसियत से लिखा, बल्कि एक ऐसा दरवाज़ा खोला जो हमें ब्लैक होल्स को एक ना ख़त्म होने वाले कब्रिस्तान की बजाय एक आर्जी मकाम के तौर पर देखने पर मजबूर करता है, जहां कायनात की गहरी कहानियां छुपी हैं मगर वक्त के साथ वो बाहर आ सकती हैं। ब्लैक होल्स एंट सो ब्लैक दे शाइन, और यही जुमला हॉकिंग की जहानत और कायनाती सच्चाई की खूबसूरती का आकाश है। बिल्कुल। अब हम दाखिल होते हैं चैप्टर 8, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, गैर यकीनी का असूल में, जो कि साइंस और हकीकत की नौइयत को समझने के लिए एक जबरदस्त ज़हनी सफर है। ये वो मरहला है जहां स्टीफन हॉकिंग हमें क्लासिकी फिजिक्स से निकालकर क्वांटम फिजिक्स की इस दुनिया में ले जाते हैं जहां यकीन, मुशाहिदा और हकीकत की तारीफ ही बदल जाती है। जरा तसव्वुर करें, आप एक छोटे जर्रे को देखना चाहते हैं। आप एक बहुत ताकतवर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी हरकत और मकाम का मुशाहिदा कर सकें, लेकिन जैसे ही आप इस जर्रे पर रोशनी डालते हैं ताकि उसे देख सकें, वो जर्रा अपनी पोजीशन तब्दील कर लेता है। रोशनी जो आप इस्तेमाल कर रहे थे वो खुद एक तवानाई रखती है जो इस छोटे से जर्रे को टकराकर हिला देती है। ये वो लम्हा है जहां हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सामने आता है। ये उसूल कहता है कि आप किसी जर्रे की रफ्तार और मकाम को एक साथ बिल्कुल दुरुस्तगी से नहीं जान सकते, यानी जितना आप उसकी पोजीशन को दुरुस्त जानने की कोशिश करेंगे उतना ही उसकी रफ्तार धुंधली हो जाएगी, और अगर आप रफ्तार को ज्यादा दुरुस्त मालूम करें तो उसका मकाम गैर वाज़े हो जाएगा। अब सोचें, अगर आपको ये पता ही ना हो कि किसी चीज का मकाम या रफ्तार क्या है, तो क्या आप उस चीज का मुस्तकबिल भी दुरुस्त अंदाज में बता सकते हैं? ये सवाल सिर्फ तबीयत तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरे वजूद, आज़ादी इरादा और इल्म कायनात पर असर अंदाज होता है। क्वांटम दुनिया में चीजें ऐसे नहीं होती जैसे क्लासिकी दुनिया में नजर आती हैं। हम आम तौर पर यह समझते हैं कि हर शय एक मखसूस मकाम पर मौजूद है और एक खास रफ्तार से हरकत कर रही है, लेकिन हॉकिंग बताते हैं कि ज़र्रात की दुनिया में अशिया एक साथ कई हालतों में हो सकती हैं। जब तक हम उनका मुशाहिदा ना करें, वो हालतें एक साथ मौजूद रहती हैं। एक खूबसूरत सोच ये है कि हकीकत का वजूद मुशाहिदे से जुड़ा हुआ है। अगर हम किसी चीज को नहीं देख रहे तो वो मुमकिना हालतों में होती है, लेकिन जैसे ही हम उसे देखते हैं वो तमाम मुमकिनात में से एक हकीकत बन जाती है। इस गैर यकीनी उसूल का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हम मुशाहिदा नहीं कर सकते, बल्कि हॉकिंग हमें बताते हैं कि फितरत खुद ही गैर यकीनी है। क्वांटम सतह पर कायनात एहतिमालात से बनी है, यकीन से नहीं। ये ऐसे ही है जैसे आप दरवाज़ा खोलने जा रहे हों और हर बार आपके सामने एक मुख्तलिफ मंजर हो, क्योंकि वो मंजर उस वक्त तक तय ही नहीं होता जब तक आप दरवाज़ा ना खोलें। ये उसूल न सिर्फ फिजिक्स में बल्कि पूरी फलकियात में अहम किरदार अदा करता है। मसलन जब हम कायनात के आगाज की बात करते हैं, जैसे बिग बैंग, तो हम क्लासिकल फिजिक्स के कवानीन इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां सिर्फ ज़र्रात नहीं बल्कि गैर यकीनी तवानाइयां थीं। हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि खला भी खाली नहीं है। इसमें मुसलसल ज़र्रात पैदा हो रहे होते हैं और ख़त्म हो रहे होते हैं, और उनका वजूद सिर्फ लम्हाती होता है, लेकिन वो कायनात की तवानाई के तवाज़ुन में अहम किरदार अदा करते हैं। स्टीफन हॉकिंग इस बाब में एक और ज़बरदस्त बात करते हैं। ये गैर यकीनी असूल हमें इजाज़त देता है कि हम समझ सकें कि ब्लैक होल्स भी मुकम्मल तौर पर स्याह नहीं होते, बल्कि वो भी तवानाई खारिज कर सकते हैं हॉकिंग रेडिएशन की शक्ल में, जो कि इसी उसूल पर मबनी है। ये उसूल सिर्फ हमें ज़र्रात की दुनिया में नहीं बल्कि पूरे कायनाती ढांचे में ले जाता है, जहां कुछ भी मुकम्मल तौर पर यकीनी नहीं। ये वो जगह है जहां अकल थक जाती है लेकिन तजस्सुस जिंदा हो जाता है। नतीजा ये है कि हम जिस हकीकत को पक्का, ठोस और वाज़े समझते हैं वो शायद सिर्फ हमारे मुशाहिदे की पैदावार है। असल दुनिया जिस तरह हॉकिंग हमें बताते हैं, ऐसी दुनिया है जो एक धुंध की तरह मुसलसल बदल रही है, जहां जानना भी एक मुतगय्यर है। ये बाब हमें मजबूर करता है कि हम अपनी सोच को उन हुदूद से आज़ाद करें जो हमें लगती हैं कि यकीनी है, और कायनात को उसकी असल, खाम और गैर यकीनी शक्ल में देखें। चैप्टर 9, एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर। तसव्वुर करें कि आपने लेगो ब्लॉक्स का एक सेट लिया है। इन ब्लॉक से आप कुछ भी बना सकते हैं, एक कार, एक घर या कोई जानवर, मगर हर चीज उन्हीं बुनियादी ब्लॉक से बनी होती है। इसी तरह हमारी पूरी कायनात भी कुछ खास बुनियादी ज़र्रात से बनी है,
जिन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहा जाता है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो लेगो ब्लॉक्स। इलेक्ट्रॉन को यूं समझें जैसे बैटरी से चलने वाले खिलौने में वो करंट है जो हर चीज को हरकत देता है। ये हर एटम के गिर्द घूमता है और बिजली जैसी ताकत के लिए अहम है। क्वार्क्स ऐसे हैं जैसे किसी रोटी को गूंथने के लिए आटा, पानी और नमक दरकार होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दरअसल क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, जैसे आटे की गेंद से रोटी बनती है। न्यूट्रिनोज का काम कुछ यूं है जैसे कोई खुशबू जो आप महसूस तो कर सकते हैं मगर देख नहीं सकते। ये बेहद हल्के होते हैं और हर वक्त हमारे जिस्मों में से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उनका असर इतना मामूली होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। फोर्सेस ऑफ नेचर वो ताकतें जो लेगो ब्लॉक्स को जोड़ती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स वो है जो हमें जमीन पर खड़ा रखती है। जैसे जब आप बाल फेंकें तो वो वापस जमीन पर आती है या सेब दरख्त से गिरता है। यही कशिशे सकल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो है जो किसी मैग्नेटिस को लोहे की तरफ खींचती है, या जब आपके हाथ से रगड़ की वजह से चिंगारी निकलती है। मोबाइल चार्ज होना, टेलीविजन चलना, सब इसी से होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को यूं समझें जैसे एटम का सुपरग्लो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इतनी मजबूती से जोड़े रखता है कि वो अलग ना हो। ये सबसे ताकतवर कुव्वत है, मगर सिर्फ एटम के अंदर तक महदूद रहती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स ऐसे है जैसे पुराना मोबाइल आहिस्ता आहिस्ता खराब होता है। इस ताकत के असर से कुछ एटमी जर्रात खुद ब खुद टूट फूट जाते हैं, जैसे किसी फल का गलना या दूध का खराब होना। पार्टिकल्स एज मैसेंजर्स, ताकत पहुंचाने वाले कासिद। आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा बाल दूसरे बच्चे की तरफ फेंके तो वो गेंद ही पैगाम बन जाती है, जैसे खेलने आओ। इसी तरह कायनात में भी हर ताकत अपना असर मखसूस पार्टिकल के जरिए भेजती है। रोशनी और बिजली के लिए फोटॉन, क्वार्क्स को जोड़ने के लिए ग्लूऑन, न्यूक्लियर तब्दीली के लिए W&Z बोसन्स और ग्रेविटी के लिए अब तक फर्जी ग्रेविटॉन। ये सब ऐसे जर्रात हैं जैसे पोस्टमैन जो एक जगह से दूसरी जगह पैगाम लेकर जाते हैं। एक बड़ा राज माइनस सब कुछ एक ही कानून से। ये बाब साइंसदानों की एक बड़ी ख्वाहिश का जिक्र करता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि इन तमाम ताकतों का सिर्फ एक ही बुनियादी कानून हो, जैसे मोबाइल, फ्रिज और पंखा? तीनों अलग अलग लगते हैं मगर एक ही बिजली से चलते हैं। इसी तस्वुर को थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है कि शायद तमाम कायनाती ताकतें दरअसल एक ही असल ताकत की मुख्तलिफ शक्लें हों। ये बाब हमें न सिर्फ कायनात के जरों से रोशनास करवाता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि कैसे मामूली नजर आने वाली चीजें जैसे इलेक्ट्रॉन या फोटॉन दरअसल एक अजीम कायनाती निजाम का हिस्सा हैं, और हम खुद भी इसी निजाम की खूबसूरत कड़ी। चैप्टर 10 वर्महोल्स एंड टाइम ट्रैवल। वर्महोल्स और टाइम ट्रैवल के तस्वुरात बड़े ही पेचीदा नजर आते हैं, मगर अगर हम उन्हें रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ी मिसालों के जरिए समझें तो ये बहुत ज्यादा दिलचस्प और काबिल फहम बन सकते हैं। वर्महोल्स कायनात में गैप्स या सुरंगें। तस्वर करें कि आपके पास दो जगहों के दरमियान जाने के लिए दो मुख्तलिफ रास्ते हैं, जैसे कि आपकी किताब की दो मुख्तलिफ चैप्टर्स। अगर आप सीधा रास्ता इख्तियार करते हैं तो आपको पूरा किताब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने एक खास सुरंग को इख्तियार किया तो आप बराह रास्त दूसरे चैप्टर तक पहुंच जाएंगे। वर्महोल ऐसा ही एक सीधा रास्ता है जो कि कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ता है। जैसे आप एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने के लिए एक दरवाजा इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही वर्महोल कायनात के दो दौर दराज हिस्सों को आपस में जोड़ने की कोशिश करता है। अब ये सुरंग कैसे काम करती है? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके पास दो नुक्ते हों और उनके दरमियान एक पुल बनाएं। ये पुल कायनात के अंदर कहीं भी और कभी भी बन सकता है। ये पुल आपको टाइम और स्पेस की हदूद को पार करने में मदद दे सकता है। टाइम ट्रैवल, वक्त में सफर करना। अब बात करते हैं टाइम ट्रैवल की। जब आप टाइम ट्रैवल का तस्वुर करते हैं तो आपको एक ऐसी मशीन का ख्याल आता है जो आपको माजी या मुस्तकबिल में ले जा सकती हो। लेकिन क्या यह हकीकत में मुमकिन है? क्या आप माजी में जाकर कोई तब्दीली कर सकते हैं? एक मिसाल लेकर चलते हैं। फर्ज करें कि आप एक वक्त में एक बैटरी चार्ज कर रहे हैं। अगर आप ये सोचें कि आप किसी वजह से बैटरी के चार्ज होने के दौरान वापस माजी में जाकर उसे चार्ज कर लें तो उसका क्या असर होगा? वो चार्ज शुदा बैटरी वापस आकर आपके मौजूदा वक्त में जा सकती है और आपका माजी में चार्ज करना एक तरह से टाइम ट्रैवल होगा। ये तस्वुरात आम जिंदगी से कहीं ज्यादा दिलचस्प और पेचीदा है, और जब बात की जाती है टाइम ट्रैवल की तो ये गालिबन साइंस फिक्शन में ज्यादा दिखाई देता है, मगर हकीकत में इसका नजरिया भी मौजूद है। टाइम ट्रैवल एंड स्पीड, वक्त की रफ्तार का ताल्लुक। अगर आपको याद हो, न्यूटन के कवानीन के मुताबिक जब आप किसी चीज को बहुत तेज हरकत में लाते हैं तो वो सुस्त हो जाती है। यही वजह है कि आइंस्टाइन के नजरिया स्पेशल रिलेटिविटी के मुताबिक
अगर आप रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करें तो आपका वक्त भी सुस्त पड़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका वक्त दूसरे लोगों के मुकाबले में आहिस्ता चलेगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप एक बहुत तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी हैं। जब आप तेज दौड़ रहे होते हैं तो आपका जिस्म ज्यादा वक्त की जरूरत के बगैर ही मंजिल तक पहुंचता है। इसी तरह अगर आप रोशनी के करीब सफर करेंगे तो आपका वक्त सुस्त हो जाएगा और आप माजी या मुस्तकबिल में ट्रैवल कर सकेंगे। वर्म होल्स एंड टाइम ट्रैवल दोनों का आपस में ताल्लुक। अब हम देखते हैं कि वर्म होल्स और टाइम ट्रैवल का आपस में क्या ताल्लुक है। तसव्वुर करें कि आपको एक दरवाजा दिखाया गया है जो आपको माजी या मुस्तकबिल की किसी जगह तक ले जा सकता है। ये दरवाजा, जिसे वर्म होल कहा जाता है, कायनात की दो मुख्तलिफ जगहों को आपस में जोड़ता है। अगर आप उस दरवाजे से गुजरेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप एक वक्त से दूसरे वक्त में जा रहे हैं। किसी दिन शायद साइंसदानों को ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए जो वर्म होल्स को खोल सके और हमें माजी या मुस्तकबिल में जाने की इजाजत दे सके। ये वक्त के तसव्वुरात के बारे में हमारे ख्यालात को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगा। कायनात के कवानीन और टाइम ट्रैवल की हकीकत। साइंसदानों का कहना है कि वक्त में सफर करने के लिए हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये सब कुछ मुमकिन नहीं लगता, लेकिन कभी कभार साइंस फिक्शन और हकीकत के दरमियान की लाइन बहुत ज्यादा धुंधली हो सकती है। लेकिन अभी के लिए हमें इसी दुनिया में जीना है और कायनात के उन राजों को समझना है जो अभी तक हमें मालूम नहीं है। इस बाब ने हमें वर्म होल्स और टाइम ट्रैवल के बारे में सोचने का नया अंदाज दिया। ये तसव्वुरात और ख्यालात न सिर्फ साइंस की हदूद को बढ़ा सकते हैं, बल्कि हमारे दुनिया के बारे में सोचने के तरीके को भी तब्दील कर सकते हैं, और शायद एक दिन हम इन नजरियात को हकीकत बना देखें। अब तक हमने वर्म होल्स और टाइम ट्रैवल के बुनियादी तसव्वुरात और उनके बारे में जो नजरियात हैं उनको समझा, लेकिन इस बाब में हमें इस बात को भी समझना है कि ये दोनों तसव्वुरात हकीकत में कैसे काम कर सकते हैं और उनका हमारी रोजमर्रा जिंदगी और कायनात के बारे में हमारे नजरियात से क्या ताल्लुक है। वर्म होल्स और टाइम ट्रैवल का साइंस फिक्शन से ताल्लुक। ज्यादातर लोग वर्म होल्स और टाइम ट्रैवल को साइंस फिक्शन की कहानियों और फिल्मों में देखते हैं। मिसाल के तौर पर मशहूर फिल्म इंटरस्टेलर में हमें वर्म होल्स का तस्वुर नजर आता है, जहां खला में एक दरवाजा कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ता है और उसका इस्तेमाल करते हुए मरकजी किरदार माजी और मुस्तकबिल की जानिब सफर करता है। अगरचे ये ख्याल बहुत दिलचस्प है, लेकिन हकीकी दुनिया में इस तरह के तजुर्बात करने के लिए हमारे पास वो टेक्नोलॉजी या वसाइल नहीं है जिनकी जरूरत है। फिर भी वर्म होल्स और टाइम ट्रैवल के बारे में ये तस्वुरात हमें कायनात के हवाले से मजीद सवालात करने की तरगीब देते हैं। टाइम ट्रैवल और हमारी कायनात की हदूद। क्या वाकई हम वक्त में सफर कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला, लेकिन आइंस्टाइन के नजरिया रिलेटिविटी के मुताबिक जब आपकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार के करीब हो तो वक्त आपके लिए सुस्त हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करता है तो उसका वक्त दूसरे लोगों के मुकाबले में सुस्त हो जाएगा और वो ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सकता है। यहां तक कि अगर हम ये समझें कि हम टाइम ट्रैवल की मदद से माजी या मुस्तकबिल में जा सकते हैं, तो हमें इस बात को समझना होगा कि इस सफर के दौरान कायनात के कवानीन की बहुत सारी पाबंदियां और मुश्किलात हैं। वर्म होल्स का तस्वुर हमें यह भी बताता है कि हम कायनात के अंदर मौजूद गैप्स या सुरंगों का इस्तेमाल करके इन पाबंदियों को पार कर सकते हैं। वर्म होल्स और टाइम ट्रैवल के अमली मसाइल। वर्म होल्स और टाइम ट्रैवल के बारे में सिर्फ ख्यालात और नजरियात ही नहीं हैं, बल्कि इनके अमली मसाइल भी हैं जो साइंसदानों के लिए बड़ी चैलेंज हैं। इन मसाइल में सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें इतनी ज्यादा तवानाई की जरूरत होगी कि हम कायनात की इन सुरंगों वर्म होल्स को खोल सके। इसके अलावा हमें यह भी मालूम नहीं कि इन सुरंगों को खोलने के बाद हमें क्या नताइज हासिल होंगे। एक और अहम बात यह है कि टाइम ट्रैवल के दौरान अगर आप माजी में जाकर कोई तब्दीली करते हैं तो उसका क्या असर होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप माजी में वापस जाकर किसी अहम वाकया को बदल दें तो क्या इसका असर आपके मौजूदा वक्त पर पड़ेगा? ये सब सवालात अभी तक साइंसदानों के लिए एक मुअम्मा है। कायनात की साख्त और हमारी हकीकत। वर्म होल्स और टाइम ट्रैवल का तस्वुर हमें कायनात की साख्त और हमारी हकीकत के बारे में मजीद गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। हम जानते हैं कि कायनात की कोई ना कोई हद नहीं है और इसके अंदर इतनी बेशुमार चीजें हैं जो हमें अभी तक समझ नहीं आई हैं। वक्त और खला के तस्वुरात के जरिए हमें अपनी जगह और वक्त के बारे में नई हकीकतें सामने आती हैं। ये बाब हमें बताता है कि हमें सिर्फ कायनात के बारे में तफसीलात को समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके पेचीदा हिस्सों को भी समझना होगा जो हमें अभी तक नजर नहीं आते। नतीजा,
इस बाब का इख्तिताम हम इस बात पर करते हैं कि वर्म होल्स और टाइम ट्रैवल की हकीकत अभी तक हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आई, लेकिन ये तसव्वुरात कायनात के राज को समझने की कोशिशों का हिस्सा हैं। साइंस फिक्शन से लेकर हकीकी साइंसी नजरियात तक ये ख्यालात हमें ये सोचने की तरगीब देते हैं कि शायद एक दिन हम कायनात के इन राजों को दरियाफ्त कर सकें। वर्म होल्स और टाइम ट्रैवल की दुनिया अभी साइंस के लिए एक बड़ा सवाल है, और शायद मुस्तकबिल में जब हम इन तसव्वुरात को समझने में कामयाब होंगे तो ये हमारे लिए कायनात की नई हकीकतों का दरवाजा खोलेगा। चैप्टर 11 यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, तबीयत का इत्तेहाद। क्या सारी कायनात एक ही उसूल पर चलती है? क्या वो तमाम कुव्वतें जिन्हें हम जानते हैं, जैसे कश्श शकल, बरकी मिकनातीसी ताकत और एटमी कुव्वतें माइनस, इन सब को एक ही कानून के तहत समझा जा सकता है? इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए स्टीवन हॉकिंग ने इस आखिरी बाब में यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स पर रोशनी डाली है। सादा सी सोच, एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल। सोचें कि आपके पास एक ऐसा रिमोट हो जो दुनिया की हर चीज को कंट्रोल कर सकता हो, रोशनी, कशिश, हरारत और यहां तक के वक्त भी। ये ख्वाब जैसा लगता है, लेकिन फिजिक्स में साइंसदान कुछ इसी किस्म की थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश में है, एक ऐसा नजरिया जो तमाम कुव्वतों को एक ही कानून में जोड़ दे। अब तक की बड़ी कामयाबियां, पिछले 100 सालों में साइंसदानों ने मुख्तलिफ कवानीन फितरत को पहचाना और उन्हें समझने की कोशिश की। 1. क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटन ने बताया कि कैसे सेब दरख्त से गिरता है और कैसे जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। 2. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फैराडे और मैक्सवेल ने बरकी और मिकनातीसी कुव्वतों को एक ही फ्रेम में बांधा। 3. क्वांटम मैकेनिक्स, छोटे ज़र्रात जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए उसूल बने जो रोजमर्रा की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। 4. रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ने वक्त और कशिश शकल को नई शक्ल दी, खास तौर पर जब रफ्तार बहुत ज्यादा हो या कशिश शकल बहुत शदीद हो। 5. स्टैंडर्ड मॉडल, एक ऐसा मॉडल जो 3 बुनियादी कुव्वतों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर को यकजा करता है। लेकिन मसला यह है कि इन सब में एक ताकत रह जाती है जो अब भी अलग है, कशिश शकल, ग्रेविटी। कशिश शकल का असरार। कशिश शकल एक ऐसी कुव्वत है जो हर चीज को खींचती है, सेब को जमीन की तरफ, चांद को जमीन के गिर्द और सैयारों को सूरज के गिर्द। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक कशिश शकल दरअसल वक्त और जगह का खमीदा होना है। अब मसला यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी एक दूसरे के साथ नहीं चल पाते। जैसे अगर आप कंप्यूटर में 2 सिस्टम्स इंस्टॉल करें जो एक दूसरे को तस्लीम ही न करें तो दोनों काम नहीं करेंगे। यूनिफिकेशन, सब कुछ जोड़ने की कोशिश। साइंसदानों की कोशिश है कि एक ऐसा नजरिया बनाया जाए जो बहुत बड़े स्केल, कहकशाओं, ब्लैक होल्स को भी समझे, बहुत छोटे स्केल, ज़र्रात, एटम को भी मुकम्मल तौर पर बयान करे। इसे ही थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है। कुछ मारूफ नजरियात में शामिल हैं। 1. स्ट्रिंग थ्योरी। ये नजरिया कहता है कि ज़र्रात दरअसल छोटी छोटी कंपन करती हुई डोरियां, स्ट्रिंग्स हैं, और उनकी मुख्तलिफ कंपन मुख्तलिफ ज़र्रात पैदा करती हैं। 2. एम थ्योरी। ये नजरिया स्ट्रिंग थ्योरी को मजीद वसी करता है और 11 डायमेंशंस की बात करता है, जिनमें हमारा ये 4 डायमेंशनल जहान सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। 3. क्वांटम ग्रेविटी मॉडल्स। इनमें कशिश शकल को भी क्वांटम उसूलों के तहत लाने की कोशिश की जाती है। रोजमर्रा की दुनिया में यूनिफिकेशन की झलक। जब आप मोबाइल फोन पर बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काम करती हैं। अगर आप जीपीएस इस्तेमाल करते हैं तो वो रिलेटिविटी के उसूलों के बगैर सही वक्त ही ना दे सके, और अगर आप न्यूक्लियर प्लांट या एक्सरे मशीन का इस्तेमाल देखें तो वो क्वांटम मैकेनिक्स पर मबनी है। ये सब अलग अलग असूलों पर चलते हैं, लेकिन अगर एक दिन एक ही कानून से ये सब कुछ समझा जा सके तो हमारा पूरा साइंसी फ्रेमवर्क बदल जाएगा। मुस्तकबिल की उम्मीद। स्टीफन हॉकिंग मानते थे कि इंसान एक दिन थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तक पहुंच जाएगा। वो कहते हैं कि अगर हम ये नजरिया दरियाफ्त कर लें तो ये इंसानियत की सबसे बड़ी फतह होगी, क्योंकि हम ना सिर्फ ये जान लेंगे कि कायनात कैसे काम करती है, बल्कि क्यों करती है। बुक कंक्लूजन। किताब का इख्तिताम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम सिर्फ वक्त, जगह और ब्लैक होल्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये इंसान की सोचने की सलाहियत, जुस्तजू और इल्म की तलाश का सफर है। हॉकिंग ने हमें ये सिखाया कि साइंस सिर्फ रियाजी और मुसावात नहीं, बल्कि ये एक कहानी है, कायनात की कहानी और हमारी कहानी। किताब का इख्तिताम एक उम्मीद के साथ होता है, अगर हम कायनात को समझ जाएं तो शायद हम इंसान होने के मतलब को भी बेहतर अंदाज में समझ पाएं, और यही इल्म का सबसे खूबसूरत पहलू है। आखिरी हिस्सा, इंसानियत, शऊर और हमारे वजूद का राज। स्टीफन हॉकिंग अपनी इस किताब के इख्तिताम पर सिर्फ साइंसी नजरियात को बयान करने पर इक्तफा नहीं करते, बल्कि वो एक गहरा और फिक्री सवाल भी उठाते हैं।
अगर हम कायनात के तमाम कवानीन समझ लें तो फिर क्या हम ये भी जान जाएंगे कि हम यहाँ क्यों हैं? ये सवाल सिर्फ साइंसी नहीं बल्कि फलसफियाना भी है। जब कोई बच्चा आसमान की तरफ देखता है और कहता है ये सितारे क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, तो वही सवाल हॉकिंग पूरी किताब में दरियाफ्त करते हैं। हैट्मी ए ख्वाब, गॉड्स माइंड। हॉकिंग कहते हैं कि अगर कभी हमें वो मुकम्मल थ्योरी मिल जाए तो वो गॉड्स माइंड को जानने जैसा होगा, यानी हम वो सब जान जाएंगे जो उस कायनात के पीछे है। ये अल्फाज सिर्फ साइंसी तजस्सुस का इजहार नहीं बल्कि एक गहरे रूहानी तजर्बे का अक्स भी है। इंसानी अकल की ताकत। हॉकिंग जिस्मानी माजूरी के बावजूद जिस तरह कायनात की गहराइयों में झांक सके, वो इंसान की अकल, इरादे और इल्म की कुव्वत का सबूत है। उन्होंने बताया कि कोई भी रुकावट इल्म की राह में हायल नहीं हो सकती। हर इंसान में ये ताकत है कि वो कायनात के राजों को समझ सके। हमारे लिए सबक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम सिर्फ एक साइंसी किताब नहीं बल्कि एक तहरीक है, एक दावत है सोचने, सवाल करने और समझने की। ये हमें ये भी सिखाती है कि वक्त सिर्फ घड़ी पर चलने वाली सोइयां नहीं बल्कि ये एक मुकम्मल मजहर है। खला सिर्फ खाली जगह नहीं बल्कि ये तवानाई, खमीदगी और तजस्सुस से भरा हुआ है। और इंसान, एक छोटा सा वजूद, पूरी कायनात के अजीम तरीन राजों तक रसाई हासिल कर सकता है। इख्तितामी पैगाम क्रूस। ये किताब अपने कारी को एक गैर मामूली सफर पर ले जाती है, एक ऐसे सफर पर जो ब्लैक होल से शुरू होकर इंसानी शऊर तक पहुंचता है। ये हमें ना सिर्फ ये सिखाती है कि कायनात कैसे काम करती है बल्कि ये सवाल भी छोड़ती है कि हम इस अजीम ड्रामे का हिस्सा क्यों हैं। स्टीफन हॉकिंग की ये तहरीर एक रोशन मिसाल है कि साइंस किस तरह हमें हैरत, हुस्न और हकीकत के करीब ले जा सकती है। अगर आपने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का ये मुकम्मल सफर गौर से सुना है तो यकीनन आपने ये महसूस किया होगा कि ये किताब सिर्फ साइंसी नजरियात का मजमुआ नहीं बल्कि एक ऐसा आईना है जो हमें खुद, हमारे वजूद, सोच और कायनाती मकाम पर गौर करने की दावत देती है। स्टीफन हॉकिंग ने हमें ये सिखाया कि चाहे हम कितने ही छोटे क्यों ना हों, हमारी सोच इतनी बड़ी हो सकती है कि वो कायनात की वसअतों को छू ले। उन्होंने हमें ये एहसास दिलाया कि इल्म हासिल करना एक मुकद्दस फरीजा है, सवालात उठाना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। और अगर हम अपनी अकल और तजस्सुस को जगा लें तो हम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। अगर ये किताब आपके दिल और दिमाग को झंझोड़ गई है तो उसे सिर्फ सुनकर न छोड़ें। उठें, सोचें, सवाल करें, सीखें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो बुक्स दैट चेंज लाइफ का मिशन है। हम आपके लिए ऐसी ही कुतुब का गहरा, दिलचस्प और जिंदगी बदल देने वाला खुलासा लाते रहेंगे जिससे ना सिर्फ आपका इल्म बढ़ेगा बल्कि सोचने का अंदाज भी बदलेगा। तो अगर आप वाकई अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। बुक्स दैट चेंज लाइफ सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक तहरीक है, एक ऐसी रोशनी जो तारीकी में भी सच्चाई को ढूंढ सकती है। हम इस रोशनी को सिर्फ साइंसी किताबों तक महदूद नहीं रखते। ये एक मुसलसल सफर है जो आपको फलसफा, नफ्सियात, खुद शनासी और कामयाबी के उन रास्तों पर ले जाता है जहां सोचने के अंदाज बदल जाते हैं। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने हमें यह सिखाया कि कायनात का हर जर्रा, हर लम्हा और हर कानून एक मकसद रखता है। तो क्या हम खुद बेमकसद हो सकते हैं? अगर एक माजूर जिस्म रखने वाला इंसान पूरी दुनिया को वक्त, खला और वजूद की हकीकतें समझा सकता है तो आप क्यों नहीं अपनी सोच, अपने इल्म और अपनी जिंदगी को बदल सकते? अभी कदम उठाएं, अगली वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अपनी जिंदगी को बदलने वाली किताबों का ये सफर हमारे साथ जारी रखें। बुक्स दैट चेंज लाइफ पर हम मिलकर उन किताबों को समझते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए लिखी गई हैं, क्योंकि एक किताब, एक सोच, एक लम्हा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बस आपसे गुजारिश है, अगर ये खुलासा आपके दिल को छू गया हो, अगर आपने वाकई कुछ नया सीखा हो, अगर आप समझते हैं कि इल्म वो ताकत है जो जिंदगी बदल सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और तबसरे में लिखें नॉलेज इज पावर, क्योंकि हम सब एक साथ मिलकर वो दुनिया बना सकते हैं जहां किताबें सिर्फ शेल्फ पर नहीं बल्कि दिलों में जिंदा रहती हैं।